सूर्या फाउंडेशन के आदर्श ग्राम योजना प्रकल्प के तहत हम सभी लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन और समरसता इन 5 आयामों के आधार पर ग्राम विकास की संकल्पना को मूर्त रूप दे रहे हैं। ये जो वेबिनार अपना चल रहा है, इसके तहत स्वावलंबन और शिक्षा के संबंध में कुछ बातचीत अपने बीच में आई है। आज स्वास्थ्य आयाम के विषय में अपना मार्गदर्शन जो हमें मिलने वाला है, तो आज का विषय है गांव में फैल रहे कोरोना तथा ब्लैक फंगस की रोकथाम और स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय। ये विषय अपने बीच में रखने वाले हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। आप एमएस और एमसीएच है और चीफ कार्डियक सर्जन है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के। मूलतः आप राजस्थान के स्वयंसेवक है। संघ आयु लगभग 43 वर्ष है। आपका प्रथम वर्ष का संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण हुआ है और दिल्ली में जो 8 विभाग है उसमें से एक विभाग है केशवपुरम। उस विभाग के आप माननीय संघ चालक के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये बड़ा महत्व का विषय है इन दिनों, क्योंकि गांव में भी कोरोना की समस्या और उससे जुड़े हुए बाकी बीमारियों की समस्या पहुंच गई है। हम सभी लोग उससे जूझ रहे हैं। तो सही मार्गदर्शन डॉक्टर साहब का मिलेगा और हम सब लोग उसकी रोकथाम के लिए सभी 400 गांव में जहां अपना काम चल रहा है, उन सभी गांव में उस बीमारी के रोकथाम के लिए हम सब लोग सक्रिय होंगे। मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। सूर्या फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता हैं, सबको मेरा सादर नमस्कार। जैसे वेद जी ने बताया कि कोरोना की महामारी पिछली जो लहर थी उसमें केवल और केवल शहरों को उसने अपने चपेट में, अपने लपेटे में लिया था, लेकिन इस बार जो सेकंड वेव आई है उसमें हमने देखा है कि अब इस महामारी का प्रकोप शहरों से निकलकर गांव की ओर भी गया है। और गांव के अंदर चूंकि कुछ हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं है, तो इस कारण से कुछ ज़्यादा समस्याएं हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम इस बीमारी के लपेटे में न आए, बीमारी में हम परेशानी ना हो और हमें उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ऐसा कुछ हम इस चर्चा में रखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सावधानी रखनी चाहिए, जिनके बारे में हमें वो रेड अलर्ट हो जाना चाहिए, और वो कुछ ऐसी चीज़ें क्या हैं, सावधानियां कि हम बरत सकते हैं जिससे कि घर पे रह के ही ठीक हो सकते हैं। तो कुछ मोटी मोटी बातें मैं करीब आधा पौन घंटे में अपनी बात रखूंगा। तो कोरोना की महामारी पिछले 1.25 साल से पूरा भारतवर्ष झेल रहा है, पूरी दुनिया भी करीबन 1.5 साल से इसको झेल रही है। तो अब ये शब्द नया नहीं रह गया है, सबको इसके बारे में जानकारी है, लेकिन जानकारी सही है या नहीं है इसमें थोड़ा सा भिन्नता आती है। तो इस जो सेमिनार में कोरोना के बारे में जो सही और सटीक जानकारी वो हमें मिले। कोरोना एक वायरस का इन्फेक्शन है और वायरस का इन्फेक्शन सामान्यतः हमें होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो पेंडेमिक है, मतलब बहुत पूरे विश्व को इसने अपने चपेटे में लिया है। इस कोरोना की इस जो सेकंड वेव है उसके अंदर जो सबसे कॉमन सिम्टम, तकलीफ, लक्षण जो है वो है बुखार। 100 में से 100 मरीजों को आप मान के चलिए कि बुखार है, और बुखार 100 डिग्री के आसपास थर्मामीटर से नापते हैं तो 100 डिग्री के आसपास का बुखार है। तो बुखार सामान्यतः 5 से 7 दिन तक रहता है। अगर ये बुखार 5 से 7 दिन तक रहता है, इतने में ठीक हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ये बुखार 7 दिन से ज़्यादा लंबे, 7 दिन से भी लंबा चलता है, तो ये एक ऐसा साइन है कि हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर के और अपना उपचार कराना चाहिए। तो बुखार सब लोगों को होता है। 5-6 दिन के बुखार में बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन 5-6 दिन से ज़्यादा लंबा अगर बुखार चल रहा है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करिए और डॉक्टर से दिखा करके अपना उपचार कराइए। दूसरी जो कंप्लेन है वो है शरीर में दर्द या आपको कमजोरी महसूस हो रही है। तो ये भी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों में
देखने को मिल रहा है कि सारा शरीर दर्द कर रहा है। तो तीसरी चीज है वो है आपको लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता वो नहीं रही है, पता नहीं लग रहा है कि दुर्गंध है सुगंध है, पता नहीं लग रहा है। और ऐसा ही टेस्ट है, जबान पे खाते हैं तो नमक का पता नहीं लग रहा है, मीठे का पता नहीं लग रहा है, तो ये टेस्ट जो है खत्म हो गया है। तो सूंघने का और चखने की जो क्षमता है ये कम हुई है। लेकिन इस सेकेंड वेव में ये वाला सिम्टम थोड़ा कम लोगों में देखने को मिल रहा है। बुखार सब में है, शरीर में दर्द कमजोरी काफ़ी लोगों में है, सूंघने की और चखने की जो क्षमता कम लोगों में है। तो अगर आपको मैंने बताया कि 5-6 दिन का बुखार है और ये तकलीफें हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप घर पे रह करके ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो इस बार एक कॉमन सिम्टम और आया है वो है खांसी। खांसी आपको सूखी भी हो सकती है, खांसी के अंदर बलगम भी आ सकता है, उससे घबराने की बात नहीं है। तो बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, सूंघने या चखने की शक्ति कम होना, अगर ये 4 सिम्टम हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप घर रहकर ही ठीक हो जाएंगे, आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक जो सिम्टम है, एक जो लक्षण है जो इस बार देखा गया है वो है सांस लेने में तकलीफ। सांस लेने में अगर आपको तकलीफ होने लग गई है तो ये एक साइन है, ये एक चेतावनी है कि अब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो चेतावनी के 2 हैं, बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा, 5-6 दिन 7 दिन में बुखार ठीक नहीं हो ज़्यादा, और सांस लेने में तकलीफ। अगर जो सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और उसकी सलाह से अस्पताल में इलाज कराना है, चाहे वो भर्ती हो चाहे दवाइयों से हो। तो ये एक चेतावनी का लक्षण है। सामान्यतः 80% से 85% लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, केवल बुखार, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, खांसी इतना ही होता है। तो उन लोगों को घर पे रहकर इलाज होना है। केवल 15 से 20% लोग ऐसे होंगे जिनमें बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा है या उनको सांस लेने में तकलीफ है। तो ये 15 से 20% लोग हैं, इन्हीं लोगों को डॉक्टर को दिखा करके अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी 80 से 85% लोगों को घर पे ही रह करके ही अपना उपचार कर सकते हैं। अब इस बीमारी के लिए हम जो जांचें कराते हैं और जांचों के अंदर जो टेस्ट होता है वो होता है वायरस की जांच करने के लिए। तो उसकी टेस्ट का नाम है रैपिड एंटीजन जो करते हैं, और दूसरा जो टेस्ट है वो है RT-PCR। ये टेस्ट कैसे होता है, अब तो सब लोगों ने देखा होगा कि एक जो डंडी होती है उसके ऊपर रुई का लगा होता है और उसको नाक या मुंह से आपका सैंपल लेते हैं। उस सैंपल के अंदर वो वायरस आता है और उस सैंपल की फिर मशीन में जांच की जाती है। तो जो रिपोर्ट आती है वो बताती है कि आपके शरीर में वायरस है या नहीं है। पिछली बार जो वेव थी तो उसमें जो रिपोर्ट करते थे उसमें बताते थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, केवल इतना ही बताते थे। लेकिन इस बार की जो रिपोर्ट आती है, सेकेंड वेव में मशीन थोड़ी एडवांस हुई हैं, तो वो बताती हैं कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा एक वैल्यू देते हैं जिसको हम CT वैल्यू कहते हैं। तो CT वैल्यू बताती हैं। तो CT वैल्यू क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। CT वैल्यू जो है, एक जो जिसमें आपने सैंपल लिया था, तो अगर किसी की CT वैल्यू 10 आ रही है तो इसका मतलब है कि उस मरीज को उस सैंपल को जांचने के लिए मशीन में 10 बार घूमना पड़ा, तब जाकर के उसको पता लगा कि शरीर उस सैंपल में वायरस है। अब किसी की CT वैल्यू 20 आ रही है तो 20 का मतलब है कि मशीन को उस सैंपल में ढूंढने के लिए 20 बार चक्कर लगाना पड़ा, तो उसकी 20 बार 20 वैल्यू आई। तो क्या मतलब हुआ, जिसका 20 वैल्यू आई उसके अंदर वायरस का लोड कम है, कम होगा तभी मशीन को ज़्यादा घूमना पड़ा ना, और 10 का मतलब वायरस का लोड ज़्यादा है। तो जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना वायरस का लोड कम होगा, जितनी वैल्यू कम होगी उतना वायरस का लोड ज़्यादा होगा। तो ये यूजुअली हम सामान्य से समझते हैं कि ज़्यादा वैल्यू होती है तो गड़बड़ होता है, तो ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। जितनी CT वैल्यू RT-PCR में ज़्यादा होगी उतना आपके शरीर में वायरस का लोड कम है, और जितनी CT वैल्यू कम होगी उतना आपके शरीर में वायरस का लोड ज़्यादा है।
एक इसके बाद में कुछ ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं। पहले हफ्ते में अगर केवल आपको बुखार, मैंने बताया खांसी है, बुखार है, सिर में दर्द है, तो कोई घबराने की बात नहीं, आपको केवल आरटीपीसीआर टेस्ट करा लिया, पॉजिटिव आ गया, दैट्स ऑल, और किसी ब्लड की आवश्यकता भी नहीं है, टेस्ट की आवश्यकता भी नहीं है। अगर जो आपको बुखार एक हफ्ते से ज़्यादा है या सांस लेने में तकलीफ है तो कुछ और टेस्ट कराए जाते हैं, उनको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बोलते हैं। मैं नाम बता देता हूँ, वो हैं सीआरपी, वो हैं डी डाइमर, सीरम फेरिटिन लेवल और इंटरल्यूकिन। ये ऐसे कुछ ब्लड के टेस्ट हैं जो हमें बताते हैं कि आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन की वजह से कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। ये टेस्ट सामान्यतः हर आदमी को कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को बुखार एक हफ्ते से ज़्यादा है या सांस में तकलीफ है, केवल उन्हीं लोगों को कराना है। ऐसा ही चेस्ट का सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन भी सामान्यतः किसी आदमी को कराने की आवश्यकता नहीं है। सीटी स्कैन भी उन्हीं लोगों को कराना है जिनका बुखार 5-6 दिन में भी ठीक नहीं हुआ, एक हफ्ते से ज़्यादा का बुखार है, या जिनको सांस में तकलीफ है, उन्हीं लोगों को केवल और केवल सीटी स्कैन कराना है। सबको सीटी स्कैन कराने की आवश्यकता नहीं है। सीटी स्कैन जब कराते हैं तो सीटी स्कैन के अंदर भी एक वैल्यू आती है रिपोर्टिंग के अंदर, उसको सीटी स्कोर कहते हैं। पहले वाला सीटी वैल्यू था, इसमें सीटी स्कोर है। और ये सीटी स्कोर क्या है ये थोड़ा समझिए। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, उनको हमने 25 हिस्सों में 25 जोन में डिवाइड कर रखा है। 25 जोन में डिवाइड करके उनको नंबरिंग दी हुई है। तो अगर किसी का 10/25 स्कोर है, मतलब कि उसके 25 जोन में से, फेफड़ों के 25 हिस्सों में से 10 हिस्सों में वायरस के प्रभाव के लक्षण हैं। अगर किसी का 20/25 है तो मतलब उसके लंग्स के 25 जोन के अंदर से 20 जोन में वायरस का लक्षण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 25/20 मतलब 80% फेफड़े खराब हो गए, ऐसा इसका मतलब कतई नहीं है। 15/25 का मतलब 60% फेफड़े खराब हो गए, ऐसा नहीं है। ये डॉक्टरों को अपनी आइडिया लगाने के लिए जरूरत होती है। इनका लंग्स के फेफड़ों के खराब होने से इनका संबंध नहीं है। तो कृपया इनको जब आते हैं तो उससे डरिए मत। उससे ये डॉक्टरों को अपने ट्रीटमेंट करने के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए ईजी है, अन्यथा आपको उसका बीमारी से डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो ये इसकी जांचें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब जैसे मैंने बताया कि 80 से 85% लोगों को घर पे ही रह करके इलाज करना है और बाकी लोगों को अस्पताल में भर्ती होना है। तो घर पे इलाज क्या करना है? घर पे इलाज करने के लिए आप घर के अंदर सबसे पहला काम कि आइसोलेट होइए। जिसका भी पॉजिटिव आ गया वो घर के अंदर आइसोलेट का मतलब पृथक, अलग से रहे हो, जिससे कि वो बाकी लोगों को, घर के परिवार के और लोगों को इन्फेक्शन ना दे। तो क्या करना है, उसको एक कमरे में रखना है, उस कमरे में आपको भी नहीं जाना है और बीमार को उस कमरे से बाहर नहीं आना है। सामान्यतः हम घर के अंदर मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन उन लोग जब अगर किसी का परिवार में एक को इन्फेक्शन है और घर में है तो सभी लोगों को मास्क लगा के रखना है। मास्क इसलिए लगाने का रखा है कि जो बीमार है वो अपने शरीर में मुंह पे मास्क लगाएगा तो वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं देगा, और जो बाकी स्वस्थ लोग हैं उनको इन्फेक्शन ना आए। इसलिए घर के सभी लोगों को, अगर इन्फेक्शन परिवार में एक व्यक्ति को है तो सब लोगों को लगाना है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ डॉक्टर की सलाह से आप दवाइयाँ ले सकते हैं, जिसके अंदर बुखार की गोली है, कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। ये कुछ दवाइयाँ सामान्यतः रूप से जिन लोगों को हल्के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उनको घर पे लेने पड़ते हैं। जो मैंने बताया था 15 से 20% लोग, उनको ही अस्पताल में भर्ती होना है, और उनको अस्पताल में भर्ती होने के बाद में वहाँ पर उनके बुखार के लिए और उनकी सांस में तकलीफ के लिए ऑक्सीजन लगाई जाती है या और लंबे जो ट्रीटमेंट हैं किए जाते हैं। अब ये जो सांस लेने में जो तकलीफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, बुखार हम थर्मामीटर से नाप लेते हैं, लेकिन सांस लेने में तकलीफ है, इसका पैमाना कैसे होगा? आप किसी से पूछिए, हाँ सांस में तकलीफ हो रही है,
2 बार पूछेंगे तो हर आदमी हाँ भर देता है। तो उसमें सांस लेने में तकलीफ का पैमाना है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अब ऑक्सीजन की मात्रा नापने का तरीका क्या होता है, इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। आपने देखा होगा, टेलीविजन के ऊपर देखा होगा कि एक चिमटी नुमा जो चीज होती है, एक मशीन होती है, वो छोटी सी मशीन होती है, बाजारों में आजकल सामान्य रूप से 400-500 रुपए के अंदर उपलब्ध भी है। तो वो एक चिमटी नुमा जिसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, उससे हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे कि उस पल्स ऑक्सीमीटर को अपने किसी भी उंगली में, हाथ की किसी भी उंगली के अंदर एक उंगली पे उसको लगाना है, चिमटी की तरह होती है, उंगली में लगाना है। लेकिन लगाने से पहले कुछ सावधानियां रखनी है। क्या सावधानियां रखनी है कि एक तो आपका हाथ ठंडा नहीं होना चाहिए, तो हाथ को थोड़ा सा गर्म कर लें, उसको ऐसे मल लें जिससे कि हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद में उसको उंगली पे लगाएं। दूसरी सावधानी क्या है कि जिस उंगली पे लगाएं उसके नाखून के ऊपर कोई नेल पॉलिश, कोई मेहंदी या और किसी भी तरीके से वो नाखून खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी रिपोर्ट उसके अंदर रिकॉर्डिंग जो है सही नहीं आएगी। तो आपके उंगली जिस पे उंगली पे लगाएं, इस पे लगाएं, इस पे लगाएं, कहीं पे लगाएं, लेकिन वो जो है जो उंगली पे लगाएं तो उंगली साफ होनी चाहिए। तीसरी चीज, जब आप उसको लगाएं तो आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए, हाथ को स्थिर रखें, हिलने से आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी, तो हाथ को हिलाना डुलाना नहीं है। और चौथी चीज, उसको लगाने के बाद में थोड़ी देर, करीबन आधा 1 मिनट का समय लें। जब रीडिंग स्टेबल हो जाए उस रीडिंग को नोट करें। लगाते ही कम रीडिंग आई और उसे पैनिक होना, ऐसा नहीं है, थोड़ा समय दें। तो क्या करना है, हाथ को गर्म करें, कुछ साफ उंगली जिसमें नेल पॉलिश नहीं हो उसमें लगाएं। तीसरी चीज, हाथ को हिलाना नहीं है। और चौथी चीज, 1 मिनट तक करीबन उसको देखें और फिर उसके बाद में जो रीडिंग आती है उसको नोट करें। अब पल्स ऑक्सीमीटर में भी 2 तरह की रीडिंग आती है। एक छोटे अक्षर में होती है जो आपके दिल की धड़कन को बताती है, हृदय की गति को बताती है, पल्स रेट को बताती है, हार्ट रेट को बताती है। ये सामान्यतः 50 से लेके 100 के बीच में वेरी करती रहती है। तो 50 से 100 के बीच में है तो कोई चिंता की बात नहीं। बुखार होता है तो पल्स रेट हमेशा बढ़ता है। 50 से लेकर 100 के बीच में है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 50 से अगर नीचे हो रहा है, 100-110 से ज़्यादा जा रहा है तो डॉक्टर को जरूर आप संपर्क करें और वो जैसे बताए वैसे ट्रीटमेंट करें। जो दूसरी रीडिंग आती है वो मोटे अक्षर में लिखी आती है, वो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है जो पल्स ऑक्सीमीटर में देखते हैं। ये जो ऑक्सीजन की मात्रा है ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, और अगर वो आपकी मात्रा 95% से ज़्यादा दिखा रहा है तो आपको निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ठीक है, आपको कोई अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। 95% से ज़्यादा वालों को आप घर पे रहकर ही ठीक हो जाएंगे। अगर वो पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन की मात्रा 90% से कम दिखा रहा है तो डेफिनेटली आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, और जैसा डॉक्टर सलाह करे उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। चाहे वो भर्ती करने के लिए बताए, चाहे ऑक्सीजन के लिए बताए, लेकिन जो भी बताए तो 90 से नीचे बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना है, तुरंत दिखाना है, और 95 से ऊपर आपको घर पे रह करके इलाज करना है, भर्ती की आवश्यकता नहीं है। तो 90 से 95 के बीच में है, इनको क्या करना है? तो 90 से 95% जो लोग हैं जिनकी शरीर ऑक्सीजन की मात्रा 90 से 95 के बीच में आ रही है, उनको क्या क्या चीज़ें करनी हैं वो देखिए। पहली चीज, एक पानी गर्म करिए, भगोने में, पतीले में पानी गर्म करिए और उसकी भाप लीजिए। उसमें दवाई, कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल सिंपल भगोने में पानी गर्म करके उसकी भाप लीजिए। दिन में कम से कम 3 बार भाप लीजिए। भाप फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, खांसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। जिनको सांस में तकलीफ होती है वो सामान्य रूप से भी भाप लेंगे तो उनका बहुत फ़ायदा आएगा। तो भगोने में पानी करके 3 बार कम से कम आपको भाप लेनी है। दूसरी चीज़ क्या करना है, नमक के पानी के गरारे। कैसे करेंगे, 1 गिलास पानी लीजिए, गर्म पानी लीजिए, चुटकी भर उसमें नमक डालिए और अपने मुंह के अंदर डाल के उसको गरारे करिए।
ये भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्फेक्शन मेनली गले के अंदर होता है, गले में दर्द होता है, खांसी होती है, तो उससे आपके गले में आराम मिलेगा, खांसी ठीक होगी, आपको इन्फेक्शन कम होगा। तो नमक के पानी के गरारे दिन में 3 बार करिए। तो 2 चीज़ बताई मैंने, पानी की भाप, नमक के पानी के गरारे। तीसरी चीज़, आप अगर कुछ आपके शरीर में ज़्यादा कमज़ोरी महसूस नहीं कर रहे हैं तो घर में थोड़ा सा चहलकदमी करिए, थोड़ा टहलिए घर के अंदर। घूमने से हल्के हल्के घूमेंगे, उससे भी आपको अच्छा लगेगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। अगर आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं और आप घूमने की स्थिति में नहीं हैं, कोई बात नहीं है, तो आप जहाँ पे हैं अपने पलंग पे दोनों पाँव नीचे लटका करके अपनी कमर सीधी कर करके बैठ जाइए। पलंग पे हो, कुर्सी पे हो, जैसे हो, अपने दोनों पाँव नीचे लटकाइए और अपनी कमर को सीधी करके बैठ जाइए और गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लीजिए। मतलब गहरी लंबी का सांस कि अपनी पूरी छाती को फुला करके पूरी सांस को अंदर लीजिए और फिर उसको थोड़ा होल्ड करिए और उसके बाद में उसको हवा को, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इसकी गति नहीं बढ़ानी है, धीरे करना है, लेकिन गहरा और लंबा करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बताया भाप, दूसरा नमक के पानी के गरारे, तीसरा टहलना, चौथा बैठना और पांचवा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी गहरी लंबी लंबी सांस। अगर ये 5 चीज करेंगे तो बहुत संभव है कि आपका अगर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो पल्स ऑक्सीमीटर 92% दिखा रहा था वो 96% दिखा देगा। जब भी सांस फूले मरीज को लेटाइए नहीं, बैठाइए। ये क्यों कह रहा हूँ मैं बैठाने का, इसका रीज़न क्या है वो समझिए। अगर समझ जाएगा तो आप जल्दी उसको फॉलो करेंगे। जब हम बैठ जाते हैं तो हमारे जो पेट पे जो चर्बी होती है, हमारे पेट के जो ऑर्गन्स होते हैं, वो नीचे गुरुत्वाकर्षण कारण से नीचे चले जाते हैं और फेफड़े चूँकि हवा होती है तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ऐसे जब बैठने से हमारे शरीर में लंग्स का जो वॉल्यूम है फेफड़ों का वो 20% तक बढ़ जाता है। तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 20% बढ़ जाती है, मतलब लंग्स 20% बढ़ जाते हैं, तो आप में ऑक्सीजन की मात्रा डेफिनेटली बढ़ जाती है। वहीं अगर हम लेट जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे जो पेट की जो चर्बी थी, हमारे पेट के जो ऑर्गन्स थे, वो आपके फेफड़ों को दबा देंगे, तो लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए जब भी घर में किसी को भी सांस फूले, किसी भी कारण से फूले, हार्ट की वजह से, गुर्दे, हमेशा होता यह है कि जब भी सांस फूलता है सामान्यतः अब भाई इसको लेटा दो, मरीज को लेटा दो, ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी सांस फूले मरीज को पाँव नीचे लटका करके उसको बैठाएंगे, तो चाहे सांस फूलना फेफड़ों की वजह से हो, चाहे हार्ट की वजह से हो, चाहे गुर्दों की वजह से हो, किसी भी कारण से हो, आपको सांस के अंदर आराम मिलेगा। तो ये 5 चीज़ें अगर करेंगे तो हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ रही है, तो एक चीज़ जो हम घर पे रह के और कर सकते हैं वो है कि मरीज को पलंग के ऊपर उल्टा लेटाइए। सीधा नहीं लेटना, उल्टा लेटना है, पेट के बल लेटना है। तो उसमें कैसे करना है कि जो अपनी चारपाई है उसके जो सिराने वाला हिस्सा है उसके नीचे 1 या 2 ईंटें लगा के थोड़ा उसको ऊपर कर दीजिए, उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। माना डबल बेड है, भारी है, नहीं उठा सकते, तो कोई रजाई गद्दा फोल्ड करके सिराने वाले हिस्से पे उसको लगा दीजिए और अपन उल्टे लेट जाएं। जैसे साष्टांग प्रणाम करते हैं ना, वैसे उल्टे लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। और जब पेट के बल लेट जाते हैं तब भी हमारे शरीर में लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये क्यों बढ़ती है ये समझिए। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो आगे की तरफ, छाती की तरफ कम होते हैं और पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उस तरफ फेफड़े ज़्यादा होते हैं। तो जब सीधे लेटेंगे तो चूंकि लंग्स में हवा होती है, हवा आगे रहेगी तो कम लंग वाले हिस्से में मूवमेंट करेगी। जब हम उल्टे लेट जाएंगे तो क्या होगा, लंग्स पीछे बड़े हैं और हवा वहाँ पे सर्कुलेट करेगी, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा फेफड़ों का हिस्सा मिलेगा सर्कुलेट करने के लिए, तो आप में लंग्स की कैपेसिटी स्वतः ही बढ़ जाती है। तो उल्टा लेटने से आप में शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो ये छठी चीज़ जो है आप घर पे कर सकते हैं। इससे डेफिनेटली 90% चांसेस हैं कि आप में शरीर की ऑक्सीजन मात्रा बढ़ जाएगी और आपको अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर इसके बावजूद भी अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब अब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको अस्पताल में एडमिशन की ज़रूरत है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो आप घर में रख के कर सकते हैं। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि गाँव के अंदर इतनी हेल्थ की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो ऐसे हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं, वो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। और इसमें ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं घर के अंदर, एक दवाइयाँ हो गया, बुखार की दवाई हो गई, एक एंटीबायोटिक हो गया, एक विटामिन सी जो होता है वो बहुत शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यूजफुल होता है। तो विटामिन सी कहाँ मिलता है? गोलियां तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन सामान्य रूप से जो नींबू होता है, आंवला होता है, आंवला बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में विटामिन सी है तो वो है आंवला। आंवला लीजिए, नींबू लीजिए, इनके अंदर विटामिन सी होता है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। फल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखें खाने पीने के अंदर, जिससे कि आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। और क्या करना है आपको? घर में रेस्ट करिए। मैंने नमक के पानी के गरारे ये सब चीज़ें आपको बताई थी। तो अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको थोड़ा पॉजिटिव रहिए। अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव जो नकारात्मक ख्याल नहीं आने चाहिए, क्योंकि उससे भी शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। तो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीज़ अपने पॉजिटिव की भी, मैं ठीक हूँगा, दुनिया ठीक हो, मैं भी ठीक हूँगा। अपने मन के अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं खुद अपने आप को ठीक करूँगा। तो और अगर ऐसा करेंगे तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। अच्छे कहानियाँ पढ़िए, अच्छे सत्संग की चीज़ें सुनिए। पॉजिटिव आपका दिमाग का फ्रेमवर्क नकारात्मक चीज़ों से नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इससे भी आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और आप घर के अंदर तो विटामिन के लिए मैंने बताया था, तो जो विटामिन सी होता है वो उसका भी जरा ध्यान, नींबू और उसका आंवले का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको घर में रह करके हम अपना इलाज कर सकते हैं। अब माना कि घर में रहने के भी आराम नहीं आ रहा है, बुखार 100 डिग्री से ज़्यादा चले जा रहा है, 1 हफ्ता हो गया, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, तो फिर आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। अस्पताल के अंदर भी सामान्यतः यही चीज़ें चलती हैं, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगाई जाती है। अब आपने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर कि कुछ प्लाज्मा के बारे में, कुछ दवाइयाँ जो बड़ी महंगी दवाइयाँ हैं, रेमडेसिविर है या और दवाई हैं, इन दवाइयों की कालाबाजारी बहुत होना शुरू हो गई है। तो प्लाज्मा तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी ट्रीटमेंट की लिस्ट से ही हटा दिया है। बाकी भी जो दवाइयाँ हैं, रेमडेसिविर वगैरह हैं, ये कोई रामबाण दवाइयाँ नहीं हैं, बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स में दी जाती हैं। और उसमें भी इनका कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं, इसके बारे में डाउटफुल रहता है। तो उसके बारे में आप उसमें उस दौड़ में नहीं पड़ना है कि कोई किसी ने बताया कि रेमडेसिविर दे दीजिए और उतनी महंगी महंगी काला बाजारी के अंदर होर्डिंग चलेंगे, तो उसमें न पड़िए। सामान्य ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कर रहा है उसको करने दीजिए। प्लाज्मा रेमडेसिविर के बारे में उसको ज़्यादा इंसिस्ट मत करिए। तो अब ये हो गया अस्पताल में ट्रीटमेंट की बात। घर के अंदर ट्रीटमेंट की बात मैंने बता दिया आपको कि घर के अंदर आइसोलेशन कैसे रखना है, मास्क कैसे पहन के रखना है। जो इस बीमारी का जो सबसे तरीका जो बचाव है वही इसका उपचार है। तो बचाव कैसे करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 चीज़ें जो शुरू में पहले दिन से हैं वो आज तक है कि 2 गज की दूरी, किसी जगह में क्राउडेड प्लेस के अंदर, जहाँ क्राउडेड मतलब जहाँ कम जगह है, कमरा है, छोटा है, वहाँ ज़्यादा लोग बैठे हैं, खिड़की बंद है, ऐसे जगह में मत, खुले एरिया में रहिए। खुले एरिया के अंदर दूर दूर बैठिएगा। कमरा है तो उसकी खिड़की खोल के रखें, उसकी दरवाज़ा खोल के रखें, हवा का सर्कुलेशन उसको होने दें। कम जो कंजेस्टेड प्लेसेस होते हैं वहाँ पे वायरस एक दूसरे को जल्दी जगह ट्रांसफर होता है। ह्यूमिडिटी जहाँ आती है, जहाँ पे नम्रता जो आती है पानी के अंदर, वहाँ जो है इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो हवा का सर्कुलेशन हो, ऐसे रूप में बैठे। और जो तीसरी जो चीज़ है इसमें है मास्क। मास्क जो है सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है। तो मास्क के लिए सबको ध्यान है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मास्क बनाएं अपने घर में 3 परतों का, कपड़े की 3 परतें जिसमें हों ऐसा मास्क बनाइए, सिल के बनाइए। घर में गृहिणियाँ खुद बना सकती हैं। और बना करके मास्क इतना बड़ा बनना चाहिए कि वो आपकी नाक, आपका मुंह और आपकी ठोड़ी, इस हिस्से को पूरी तरीके से कवर कर ले।
अच्छे से कवर कर लें और टाइटली, वो जो है टाइटली कवर करें। ऐसा लूज सा नहीं कि वो पड़ा हो, आवाज़ इधर से जा रही है उधर से जा रही है, ऐसा नहीं। तो मास्क बड़ा होना चाहिए जो कि नाक, मुंह और थोड़ी को कवर करे, और इतना टाइटली हो कि साइड से हवा ना जाए, हवा जो उस पर फिल्टर होकर के जाए। तो ऐसा मास्क बनाइए, और ऐसे मास्क 3-4 मास्क बना के रखें, जिससे कि एक मास्क को एक दिन से ज़्यादा उपयोग ना करें, अगले दिन वो धुलने में चले जाए, दूसरे दिन दूसरा मास्क पहने, और तीसरे दिन अगर वो पहले वाला सूख गया तो वो पहन सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे 3 जोड़ मास्क बना के रखें। घर में 5 आदमी हैं, एक दूसरे को शेयर ना करें, तो किसी का लाल रंग का बन गया, किसी का पीले रंग का बन गया, किसी का हरे रंग का बन गया, तो सबका अपने अलग अलग कलर कोडिंग हो जाएगी। तो इस तरह के मास्क बना करके हमें पहनना है। मास्क सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये एक चीज़ और आती है कि हम सोचते हैं कि अभी भी अब तो कोरोना लॉकडाउन लग रहा है खुल जाएगा, तो लॉकडाउन खुलने के बाद में अब एक दूसरे के यहाँ जाना आना शुरू, भाई बहुत दिन हो गए मिले हुए, चलो वेद जी के यहाँ मिलने चलते हैं। अभी कृपया करके जब अगर बहुत अति आवश्यक है तो अभी मत जाइए। क्यों कि मैं जा रहा हूँ, मुझे आज बुखार नहीं है, लेकिन बुखार इन्फेक्शन के 3-4 दिन बाद में आता है, तो मुझे भी नहीं पता होता है। तो 3-4 दिन के बाद में मैं उन 3 दिनों में जिन जिन से मिलूंगा मैं सबको इन्फेक्शन दे दूंगा। ऐसा हो सकता है मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई व्यक्ति बैठे हों जिनको इन्फेक्शन हो, उनको पता नहीं है, क्यों कि बुखार आने में 4 दिन लगेंगे, और उन 4 दिन के अंदर जिन जिन से वो मिलेंगे सबको इन्फेक्शन। तो कृपया करके एक दूसरे से मिलना अभी ज़्यादा मत बढ़ाइए, दूर से रहिए, टेलीफोन पे बात करिए। आजकल तो बहुत सारे तरीके से उनसे बात कर सकते हैं उनसे, और अगर जाना पड़ा बहुत अति आवश्यक भी अगर है तो कृपया करके वो भी मास्क पहने, आप भी मास्क पहने, दूर दूर बैठें, और जिस कमरे में बैठें उसमें ध्यान रहे कि वो कमरा खुला हो, उसमें एयर की सर्कुलेशन अच्छी हो, जिससे कि हम एक दूसरे को वायरस का इन्फेक्शन नहीं देंगे। एक तो जो बचाव का तरीका ये है, और दूसरा जो बचाव का तरीका है वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन जो है बहुत ही, इस बीमारी का अल्टीमेट उपचार वैक्सीन ही होगा। तो वैक्सीन हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत अच्छा है कि सरकार के प्रयास से 16 जनवरी से इस वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। करीबन 20 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है, 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दुनिया में 1 नंबर पे हमारा वैक्सीन का अभियान है। इतने लोगों को दुनिया में कहीं इतनी वैक्सीन नहीं लगी है। जो वैक्सीन है आज की तारीख में, आज हम बात करते हैं तो 24 मई को अगर हम, तो जो व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, किसी को शुगर की बीमारी होगी, डायबिटीज होगी, कोई हार्ट की हृदय रोग से कोई पीड़ित होंगे, कोई दिमाग से पीड़ित होंगे, कोई गुर्दे की दवाइयों से, गुर्दे की बीमारी से पीड़ित होंगे, डायलिसिस चल रही होगी, कैंसर होगा, कैंसर की दवाई खा, किसी भी बीमारी से पीड़ित हों और कोई भी दवाई खा रहे हो, मतलब चाहे ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो, चाहे शुगर की दवाई खा रहे हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हो, चाहे खून पतला करने की दवाई खा रहे हो, किसी भी दवाई खा रहे हो, आप वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं। कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। चाहे गर्भवती महिलाएं हैं, चाहे वो महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पान करा रही हैं, वो महिलाएं भी। तो 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, महिला पुरुष, किसी से भी बीमारी से ग्रसित हो, कोई भी दवाई खा रहा हो, सब लोग वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन सब लोगों को लगानी है, इससे बिल्कुल डरना नहीं है। एक दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि कुछ ऐसी चाहे वो राजनेताओं के माध्यम से हों, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से, ऐसी कुछ नकारात्मक बातें आ गई हैं जो बिल्कुल उनमें 1% भी कोई सच्चाई नहीं है। 100% मैंने स्वप्ने 16 जनवरी पहले दिन, जिस दिन अभियान शुरू हुआ था, पहले दिन पहले घंटे के अंदर वैक्सीन लगाई। तो वैक्सीन सब लोगों को लगानी है, और बिल्कुल सावधानी, इसके अंदर बिल्कुल नहीं घबराना है कि वैक्सीन से कोई तकलीफ होगी। तो वैक्सीन लगाएंगे, उसी से आपका उपचार होगा। वैक्सीन हमारे यहाँ पे 2 तरह की वैक्सीन हैं, एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है। जो भी वैक्सीन आपको उपलब्ध हो रही है, जिस गांव में जो भी है, आप दोनों ही लगाए, दोनों में से कोई से भी जो उपलब्ध है वो लगा सकते हैं। दोनों ही पूर्णतया सुरक्षित हैं, दोनों ही पूर्णतया इफेक्टिव हैं।
कोवैक्सीन का शेड्यूल जो है वो एक वैक्सीन लगने के दूसरे वैक्सीन के बीच में 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए। कोविशील्ड में ये गैप 8 से 12 हफ्ते का है। अब ये वैक्सीन अल्टीमेटली रोकथाम है। जो इस बार सेकेंड वेव में एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ अभी देखने को मिल रही है कि वो है फंगस का इन्फेक्शन। फंगस का इन्फेक्शन भी अपने टेलीविजन पर रोज देख रहे होंगे, बहुत सारे फोटोग्राफ भी देख रहे होंगे। तो फंगल का इन्फेक्शन, देखिए फंगस जो है ये हमारे शरीर में, आपके अपने शरीर में कहीं भी देखेंगे, हमारी चमड़ी के ऊपर, हमारे आसपास के अंदर, हवा के अंदर, जमीन के ऊपर, सामने फर्नीचर, हर जगह फंगस है। फंगस हर जगह होती है और फंगस शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बिना फंगस के हमारा जीवन चल भी नहीं सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हमारे शरीर में ये फंगस जो चमड़ी पे होती है ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, तब तकलीफ देना शुरू होती है। फंगस शरीर में अब होती है लेकिन अंदर क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत होती है, वो तो सैनिक डटे होते हैं कि उसको फंगस को अंदर नहीं आने देते। लेकिन जब हमारी ये प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो शरीर में फंगस अंदर प्रवेश कर जाती है। तो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों होती है? ये जब भी कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है तो शरीर के अंदर इम्यूनिटी का लेवल, डिफेंस का लेवल, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। तो जब भी बीमार होते हैं, खासकर वायरल इन्फेक्शन थे, तो उसकी वजह से प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। दूसरा कारण, जो लोग डायबिटीज हैं, जिनको शुगर है, जब भी शुगर ज़्यादा होता है तो ऐसे लोगों के अंदर भी डिफेंस इम्यूनिटी कम होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। आपने देखा होगा ना, डायबिटीज वाला मरीज कहता है कि साहब घाव भर जाता है उंगली में, वो भरता ही नहीं है। बोतला में मेरा अगर 5 दिन में भर जाता है तो उसका 15 दिन में भरता है। तो डायबिटीज के अंदर शुगर जिनकी बड़ी होती है उनके अंदर शुगर है, मीठा है, गुड़ है, आप देखते हैं ना, मीठे को देखकर तो हर इन्फेक्शन आ जाएगा। तो वही चीज़ है, तो इन्फेक्शन उसमें हाई शुगर में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। इस बीमारी में एक जो दवाई दी जा रही है उन लोगों को जिनके अंदर बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा है या जिनको सांस में तकलीफ है, उनको स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं। ये स्टीरॉयड भी एक ऐसी दवाई होती है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है और शुगर का लेवल बढ़ता है। तो जो लोग स्टीरॉयड खा रहे हैं लंबे टाइम पे, उनको भी ज़्यादा सावधानी। तो वायरस इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी कम होती है, डायबिटीज की वजह से होती है और स्टीरॉयड की वजह से होती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। जो लोग कैंसर की दवाएं खा रहे हैं या कोई HIV से या किसी और, तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती है और ये फंगस हमारे शरीर के अंदर चले जाती है। फंगस यूजुअली आजकल मीडिया में 2 नाम चल रहे हैं, एक वाइट फंगस, एक ब्लैक फंगस। वाइट फंगस जो है यूजुअली कैंडिडियासिस होता है, तो सामान्यतः हर जगह आपके मुंह के अंदर मिलेगी, नाक पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। आप टेस्ट कराएंगे तो मिल जाएगी। वाइट फंगस होती है हमारे यहाँ पे। दूसरी जो ब्लैक फंगस है वो है म्यूकोरमाइकोसिस, मेडिकल का नाम है उसका म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये देखा गया है कि इस बीमारी में उन सब लोगों को नहीं करती है, उन लोगों को जिनके अंदर बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो ये फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। ज़्यादा कैसे है? वही क्राउडेड प्लेस, जहाँ पे छोटी जगह में ज़्यादा लोग बैठे हैं, ह्यूमिडिटी है, हवा का सर्कुलेशन नहीं होगा, शरीर जो वातावरण के अंदर नम्रता ज़्यादा है, वहाँ पर फंगस जो बन जाती है। आप देखते हैं ना, घर के अंदर रोटी रखी है, 3 दिन रखी है तो फंगस जम जाती है। तो ऐसा ही होता है। तो जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, जहाँ पे एयर की हवा की सर्कुलेशन नहीं है और जहाँ पे नमी जाता है, वहाँ पे फंगस का ज़्यादा है। तो ऐसे स्थानों को मैंने पहले भी कहा था, अवॉइड करिए। जहाँ भी रहें हवा का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहे और दूर दूर बैठना है। तो ये फंगस का इन्फेक्शन जाता है तो ये कहाँ इफेक्ट करता है? ये सबसे पहले आपके नाक को इफेक्ट करता है। तो नाक लाल हो जाएगी, नाक के अंदर दर्द होगा, नाक के अंदर पानी आना, तो ये फंगस। फिर उसके बाद में साइनसेस होते हैं, यहाँ पे हड्डी होती है तो साइनसेस होते हैं गूंजने वाली। जब हम भ्रामरी करते हैं ना तो गूं आवाज, तो वो जो है हड्डियाँ वहाँ पे आती हैं। तो अगर जो इन्फेक्शन आपका नाक और साइनसेस है तो यूजुअली ठीक हो जाता है, इसमें इतना तकलीफ नहीं होती। जब इससे आगे बढ़ जाता है ये फंगस, फिर तीसरी आती है नाक, फिर साइनसेस, फिर तीसरी आँखें। जब आँखों के स्टेज पे आता है तो ये खतरनाक हो जाता है और फिर आँखों से भी आगे जाता है तो फिर आँखों से ब्रेन में, दिमाग में चले जाता है, वो खतरनाक होता है। तो अगर जो है आपके आँखों के अंदर है
इन्फेक्शन और ब्रेन में आता है तो उसमें वो खतरे की घंटी है। आंखों के अंदर आंखें लाल होना शुरू हो जाती हैं, आंखों में जलन होनी है, आंखों में पानी आना शुरू हो गया, दिखने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको फंगस के बारे में सावधानी, फंगस क्यों होता है, शरीर में कैसे आता है, किस किस हिस्से को ये इफेक्ट करता है, और अब इसका जो ट्रीटमेंट हुआ है, इसका ट्रीटमेंट कुछ दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर देते हैं, खासकर एम्फोटेरेसिन बी, वही एक इसकी दवाई है जिससे कि इस फंगस को ठीक किया जाता है। तो ये जो फंगस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि फंगस क्या है, कैसे आती है और कैसे नहीं आता है। हम जो गाँव के अंदर खासकर जो देखा गया वो ये देखा गया कि हम इनिशियली जैसे हमारे सिम्टम्स होते हैं, आपको बुखार है, जुकाम है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो उसको ध्यान दीजिए। आपको जैसे जुकाम हुआ तो आपको एंटीबायोटिक उसके लिए जो है, उसके लिए बुखार की गोली, उसके लिए मल्टीविटामिन, पानी की भाप, नमक के पानी के गरारे, ये कुछ चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप आगे वाले स्टेज में जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहाँ नहीं जाएंगे और आप अपने आप को घर में बैठे बैठे ही इलाज करा लेंगे। वैक्सीन के बारे में मैंने बता दिया है। वैक्सीन कई बार कई लोगों को देखा है कि वैक्सीन लगाने के बाद में यहाँ पे बाजू के अंदर थोड़ा सा दर्द हो जाता है, कई लोगों को बुखार होता है, तो ये नॉर्मल है, इससे घबराने की बात नहीं है। हम बचपन में भी जब अपने वैक्सीन लगाते थे, आपने देखें बाजू पे देखें तो निशान होगा, तो वो उस समय होता था। अभी वैक्सीन के वजह से जो है हल्की सी नीचे सुई जितना दर्द होता है, कुछ लोगों को 1-2 दिन बुखार भी रहता है, तो कोई भी बुखार के सामान्यतः गोली आप ले लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, उससे इतना परेशान होने की बात नहीं है। अपने घर के अंदर नॉर्मल कोर्स के अंदर भी अच्छा हेल्दी खाना खाइए। अगर मैं अच्छा हेल्दी खाना खाने की बात करता हूँ तो खाने के अंदर दाल होनी चाहिए, खाने के अंदर सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ होनी चाहिए, खाने के अंदर दही होना चाहिए, और इस तो अपना जो खाना है पौष्टिक और सिंपल खाना रखेंगे तो शरीर के अंदर आपको ये इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो अब ये किसी ने रखा कि भी एंटीबॉडी कितने दिन तक बनी रहती है, इसके बारे में भी कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में सामान्यतः 5-6 महीने तक तो एंटीबॉडी बनी रहती ही हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता है कि मुझे तो हो गया इन्फेक्शन, मेरे में एंटीबॉडी बन गई, तब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, या मैंने वैक्सीन ले लिया, मुझे अब किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। चाहे आपको इन्फेक्शन हुआ, आप ठीक हो गए, आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली, आपको भी उतनी ही सावधानियां रखनी हैं जितनी एक अन्य व्यक्ति को रखना है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद में आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वायरस भी अपनी वो म्यूटेशन बोलते हैं, बदलते रहता है, वायरस अपनी संरचना बदलता रहता है, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन वैक्सीन लगाने से जो बीमारी है उसकी जो गंभीरता है वो डेफिनेटली बहुत 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 कम हो जाएगी। तो वायरस से आपका जो सीवियर डिजीज है वो नहीं होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद में या बीमारी से ठीक होने के बाद में भी आपको उतनी ही सावधानियां रखनी होती हैं। और अब ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मेरे ध्यान में आई थी कि मुझे लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए, तो मैंने की हैं। इस वेबिनार के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमें वायरस की इन्फेक्शन, उसकी टेस्टिंग और घर रहकर कैसे इसका इलाज और उससे बचाव, और ये ब्लैक फंगस और जो आज के समय पे जो चल रहा है अपप्रचार, इसमें सही जानकारी आज आपके माध्यम से हम सबको पाथवे के रूप में मिला है। इस पाथवे को हम पूरे सूर्य फाउंडेशन के माध्यम से 500 गांव तक और 590 पूर्णकालिक कार्यकर्ता, 1500 सेवाभावी, ऐसा कुल मिला के एक बहुत बड़ा परिवार जुड़ेंगे, इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आगे भी आप ऐसे मार्गदर्शन करते रहिएगा तो हमारी फाउंडेशन की गांव के लोगों को ये लाभ मिलते रहेंगे। इसलिए हम सूर्या परिवार की ओर आदरणीय विभाग संचालक माननीय अनिल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को आज समाप्त करते हैं।